प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत कुशल से होंगे। एक बार फिर आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में मैं अनिल प्यासी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों आज अपन कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत प्रश्नावली 1.3 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों हमारा प्रयास रहेगा कि आपकी गणित की विषय वस्तु को पूरा वीडियो के माध्यम से क्रमशः आप तक पहुंचाएं। तो यदि आप चैनल में नए हैं और पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी आगे वीडियो क्रमशः मिल सकें। तो विद्यार्थियों चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। प्रश्नावली 1.3। तो विद्यार्थियों प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थियों आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या की पहचान क्या है। ऊपर आई बटन में भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या संख्याओं के विभिन्न प्रकार हैं, वो आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिर भी यहाँ पर संक्षेप रूप में अपन जान सकते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता। ऐसी संख्या को अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। जहां आपने समझ भी लिया होगा कि Q ≠ 0 होता है। तो यहाँ पर जो अपने पास मूल प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको दिख भी रहा है, सही भी है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, पर अपन को यहाँ पर प्रूफ करके बताना है, सिद्ध करके बताना है कि कैसे है अपरिमेय संख्या। तो विद्यार्थी इस प्रश्न को यहाँ पर एक अपन परिकल्पना लेते हुए सिद्ध करेंगे, एक प्रकार से अंतर्विरोध से सिद्ध करेंगे। विद्यार्थियों अंतर्विरोध से किस प्रकार से किसी बात को प्रूफ किया जा सकता है, सिद्ध किया जा सकता है, इसको समझाने के लिए आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण कि विद्यार्थी जैसे पेन मेरा है, मेरे पास है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आ करके ये पेन हमसे ले लेता है, या मेरा पेन या कहीं गुम जाता है, वो उसको प्राप्त हो जाता है, उठा लेता है कहीं से। अब वो आप लोगों के सामने आकर के कहते हैं नहीं ये पेन मेरा है, और बहुत जोर लगा कर के कहता है नहीं ये पेन मेरा है, मैं ही इसको खरीदा हूँ, ऐसा ऐसा खूब कहता है। अब आपके पास निर्णय करने की बात आती कि बताइए कि पेन किसका है। तो आप यद्यपि जान रहे हैं कि ये पेन सर का है, लेकिन अब वहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं, उस व्यक्ति से कह सकते हैं चलिए माना कि ये पेन आपका है। अब उससे आप पूछेंगे कि भाई ये पेन चलिए तुम्हारा है, तो आप इस पेन के बारे में कुछ पहचान बताइए। तो वो पहचान बताएगा कि ये पेन है, इसमें खोले हैं तो फिर इससे लिखेंगे, तो इससे लिखेंगे तो इससे रेड कलर से लिखाई होती है। तो आपने कहा कि हाँ, आप नोट कर लीजिए कि इस पेन को खोल करके इससे लिखते हैं कागज में तो रेड कलर से लिखाई आती है। ये एक हो गई परिकल्पना, ठीक है। अब उस पर कार्य करने की बात आती है कि जैसे ही आपने पेन खोला और उसको कागज में लिखा, और कागज में लिखा और वो रेड नहीं बल्कि ब्लू कलर से लिखाई आने लगी, तो आप कहेंगे कि देखिए आपकी परिकल्पना, आपकी बात झूठ है, ये पेन रेड कलर नहीं ब्लू कलर से लिखता है, इसलिए आपकी परिकल्पना असत्य है, अतः यह पेन आपका नहीं बल्कि सर का है। बिल्कुल सेम इसी विधि से अपन को इस प्रश्न को हल करना है। तो देखा विद्यार्थियों कितनी इंटरेस्टिंग है ये विधि। सेम इसी विधि से इस प्रश्न को हल करना है। जैसे आपको दिख ही रहा है कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, तो आप यहाँ पर मानेंगे, हल करते समय मानेंगे कि हल माना √5 एक परिमेय संख्या। ये देखिए अपरिमेय है, पर अपन मान रहे हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में तो लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसलिए √5 बराबर P/Q, जहाँ P व
Q सह अभाज्य, सह अभाज्य, इसको अपन क्लियर करेंगे अभी। सह अभाज्य संख्या है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। यह अपन ने परिकल्पना ली। यहाँ पर थोड़ी सा सह अभाज्य संख्या के बारे में भी जाने लेते हैं कि जैसे 3 और 5 ये कौन सी संख्या है, ये सह अभाज्य है ना, ये सह अभाज्य है, आपस में बिल्कुल भी नहीं कटती। आपकी भाषा में अपन बात करें, आपस में बिल्कुल भी विभाजित नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं कटती, है ना। आप अगर हम बात करें कि ये 6 व 8 तो ये कौन सी संख्या होंगी, सहभाज्य होंगी। क्यों सहभाज्य होंगी, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो 6 को भी विभाजित कर देती है और 8 को भी विभाजित कर देती है। तो ये कैसी संख्या होंगी, यह सहभाज्य है, सहभाज्य। आपने यहाँ पर क्या माना है कि P और Q ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य है, इस टाइप की संख्या है, ये यानी कि आपस में ये नहीं कटती, है ना। तो ये तो हुई आपकी परिकल्पना। अब इस परिकल्पना पे अपन काम करते हैं, देखते हैं परिकल्पना को रिजल्ट क्या आता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आगे अपन हल करें। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्योंकि रूट को अपन को हटाना है, तो यहाँ लिखे देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। वर्ग करने पर, है ना, वर्ग करने पर। तो हम इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे। तो √5 का जब वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से वर्गमूल एक प्रकार से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 5। आप लिख सकते हैं स्टेप ना, आप पूरी स्टेप भी लिख सकते हैं कि √5 पूरे का वर्ग। यहाँ पर ने वर्ग किया तो चूंकि पूरे का वर्ग किए हैं तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, इस टाइप से। तो यहाँ पर अपन लिख दें कैसे, वर्ग कर रहे हैं तो p² बटे q², इस टाइप से लिख दिए। अब आगे की स्टेप हल करते हैं, इसके वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, तो यहाँ 5 हुआ और यहाँ हो गया p² बटे q²। q² को यहाँ ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे, चूंकि ये भाग में है तो इस साइड आएगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5q² बराबर p²। इसको या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या p² बराबर 5q²। अब विद्यार्थी जो लिखा है p² बराबर 5q², ये प्राप्त हो गया। ये कुछ व्यक्त करती है लाइन, देखें क्या व्यक्त करती है। एक समझते उदाहरण के लिए, जैसे 12 लिखा है, 12 बराबर 3 × 4 होता है ना, ये अपन देखते हैं। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि 12 जो संख्या है वो 3 से विभाजित हो जाती है। कितने बार विभाजित हो जाती है, 4 बार। तो यहाँ भी तो आपका आया है कि p² बराबर 5q², यानी p² 5 से विभाजित हो जाएगी, है ना, q² बार। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः p² 5 से, थोड़ी अल्पविराम लगा करके लिख देंगे, 5 से विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। जब p² 5 से विभाजित हो जाती है, इसलिए p भी 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, थोड़ी इसको भी समझ लीजिए। जैसे हम एक बात करें कि यहाँ पर 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो गया 16। अब अगर 16 2 से विभाजित है, 16 2 से विभाजित है, तो ये जो संख्या अंदर लिखी है यानी कि 4, ये तो 4 भी 2 से विभाजित होगा। बिल्कुल वही गणित तो यहाँ पर लगाए हैं अपन ने कि p² 5 से विभाजित है, इसलिए p भी 5 से विभाजित हो जाएगा। तो अभी आपने ये जान लिया कि p 5 से विभाजित हो जाता है, अर्थात ये जो ऊपर p लिखा है इसमें 5 का भाग चला जाता है। अब देखते हैं, जब 5 से भाग चला जाता है तो कुछ ना कुछ बार तो जाएगा। जैसे हम अभी बात कहे थे कि 12 3 से 4 बार विभाजित हो जाता है, तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि p
5 से विभाजित हो जाता है। तो कितने बार? तो माना k बार विभाजित होता है। तो p बराबर अपन क्या मान सकते हैं? 5k, जहाँ k क्या होगी? धन पूर्णांक संख्या होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, माना p बराबर 5k, यहाँ लिख देंगे जहाँ k धन पूर्णांक है ना, धन पूर्णांक है। तो विद्यार्थियों अभी आपने इतना जान लिया कि p 5 से विभाजित हो जाती है। अब ये जो p का ये जो मान आया है, ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए। इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, इस वाली लाइन को, है ना। तो यहाँ पर हम इसके नीचे लिखना है, लेकिन स्पेस नहीं है, तो इस अपन यहाँ पर खंड बना करके समझे लेते हैं। क्या लिख दें? यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, अर्थात ये जो समीकरण है, समीकरण 1 में p बराबर 5 के रखने पर, 5 के रखने पर, तो यहाँ पर रखते हैं। ये 5 तो ये रहा है, पहले से था, ये लिखा है, बराबर ये लगा दिए। जो p का मान है, ये p का मान है, p की जगह पर 5 के लिख दे रहे हैं, ये 5 के। अब यहाँ पर चूंकि वर्ग था तो आपको वर्ग लगाना पड़ेगा। आपने तो अभी p का बस मान लिखा था, बटे में क्या है? q स्क्वायर, तो q स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पर कैसे किया जा सकता है? फिर यहाँ पर इसको यहाँ पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5, ये बटे में है यानी भाग में है, तो भाग का पक्षांतर गुणा में, यानी कि यहाँ इंटू में आ जाएगा। 5q स्क्वायर बराबर, अब ये जो वर्ग लगा है ये 5k पूरे का वर्ग, तो ये जो वर्ग है ये 5 का वर्ग भी है और k का भी वर्ग है। तो 5 का वर्ग होगा तो कितना हो जाएगा? 25, लेकिन k का वर्ग होगा तो k स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पर बात करते हैं, चूंकि दोनों पक्षों में 5 का भाग चला जाता है, तो हम दोनों पक्षों में 5 का अगर भाग दे दें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर 5 से कट जाएगा ये, और यहाँ 5 से भाग देंगे तो 5 में 25 यानी 5k स्क्वायर आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कैसे आ गई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर ये लाइन आ गई, है ना। यहाँ पर आप कारण लिख सकते हैं, आपको समझने में भी आसानी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, फिर एक बात स्पष्ट हो गई जो यहाँ पर हुई थी कि q स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः q स्क्वायर 5 से, अल्पविराम लगा करके लिख दीजिए, 5 से विभाजित है, तो इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा, ये आपने यहाँ पर लिखा है ना। ये तो q स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पर ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन कहती है p 5 से विभाजित है, और यहाँ आपने कह दिया q भी 5 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि p और q दोनों 5 से विभाजित हैं। और क्या माने थे अपन ने? सहअभाज्य है। तो ये सहअभाज्य कहाँ है? ये तो सहभाज्य निकल गई ना। तो परिकल्पना क्या हुई? ये वाली परिकल्पना गलत। तो परिकल्पना जो आपने लिया था, क्या लिया था कि √5 एक कौन सी संख्या? परिमेय। तो परिमेय नहीं है तो फिर अपरिमेय तो होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। पर यहाँ पर अपन को थोड़ी सा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर, है ना। तो विद्यार्थियों यहाँ पर अपन ने लिख दिया है कि ये इस प्रकार स्पष्ट है कि p व q दोनों 5 से विभाजित हो जाते हैं, यानी p और q ये जो संख्या है ये दोनों 5 से विभाजित हो जाती हैं, जो परिकल्पना के विरोधी है। परिकल्पना कौन सी लिए थे? ये कि आपस में कैसी संख्या? सहअभाज्य है। जबकि यहाँ पर बात कैसी निकल कर के आ गई कि ये 5 से विभाजित हो जाती हैं, तो जो परिकल्पना के विरोधी हैं, यानी परिकल्पना क्या हो गई? गलत। तो परिकल्पना गलत हो गई, यानी कि ये संख्या अपने क्या माने थे कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या ना कहलाई। तो जब परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय तो होगी, क्योंकि संख्या परिमेय होगी या कि
अपरिमेय होगी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अतः √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग और सरल सवाल था। तो विद्यार्थियों अब दूसरा सवाल देख लेते हैं 1.3 प्रश्नावली का। ये भी बहुत ही सरल है, ये तो उससे भी ज़्यादा सरल है। चलिए देखें कैसे, है ना। तो इसमें क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। विद्यार्थी इस सवाल में आप लोग थोड़ी सा देखें, ये इसमें दो भाग है, एक ये और दूसरा ये, है ना। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा है कि ये कैसी संख्या है, ये 3 परिमेय संख्या है और ये √5 के कारण ये वाला भाग अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का जो सवाल आएगा यानी a प्लस √b के रूप में जो सवाल होगा इस प्रकार का, तो उसको करने की ये जो अभी बताएंगे ये विधि है, इस विधि से करना होगा। और जहाँ केवल एक ही संख्या होगी, जैसे √5 सिद्ध करो कि अपरिमेय संख्या है, या √3 अपरिमेय संख्या, √2 अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है अगर अपन को, तो ये जो अभी आपने पढ़ ली है ना, उस विधि से सिद्ध करना ज़्यादा आसान होगा। तो अब ये इस विधि से भी अपन इसको देख लेते हैं जो इस प्रकार के सवालों में काम में आएगी, है ना। तो अपन को सिद्ध करना है कि 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी अपन अंतर्विरोध वाली विधि से परिकल्पना लेंगे और परिकल्पना गलत निकल आएगी तो हम कहेंगे परिकल्पना गलत है, इसलिए ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लिखेंगे हल, ये अपन ने हल लिख दिया। हल यहाँ पर लिख दे माना 3 धन 2 √5 एक कौन सी संख्या मान ले रहे हैं, यहाँ कौन सी अपरिमेय, तो अपन को मानना है परिमेय। माना एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपन ने मान लिए, तो परिमेय संख्या, तो इसलिए अपन इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए यह सूचित करता है का चिन्ह लगा करके 3 धन 2 √5 बराबर P/Q, जहाँ Q कैसा है, शून्य के बराबर नहीं है और P और Q क्या है, पूर्णांक है ना, तथा P व Q पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है। ये आपने मान लिया है ना। अब यहाँ पर बात ये करें कि ये जो संख्या है जो परिमेय आपको दिख रही है 3, इसका पक्षांतर यहाँ पर कर दीजिए। और यहाँ पर अपरिमेय क्यों बन पा रही थी, आपको क्यों अपरिमेय दिख रही है, इसके कारण दिख रही है। तो इस पक्ष पर केवल इतना बचने दीजिए, बाकी का पक्षांतर उस साइड कर दीजिए, अपने आप ये प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। देखें कैसे, अपन को यहाँ पर इस पक्ष में ध्यान रखें कि √5 भर बचाना है, तो 3 का पक्षांतर पहले करेंगे। पक्षांतर के नियम आपने पिछले वीडियो में देख लिए थे, है ना। तो पक्षांतर के नियम में ये संख्या अगर धन की है तो बराबर किस पार जाएगी, तो ऋण की हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचा मात्र 2 √5 और यहाँ P/Q पहले से था। अब आपने इसको छोड़ दिया है, इसका पक्षांतर यहाँ कर रहे हैं, तो ये संख्या धन की, कोई चिन्ह नहीं यानी धनात्मक मानेंगे। तो ये इस साइड जा कर के काहे की हो जाएगी, संख्या ऋण की हो गई। अब इसको आप थोड़ी सा और हल कर दीजिए तो और स्पष्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखे रहने दें अभी इसका। तो यहाँ पर LCM ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो आप यहाँ पर, ये बटे में। तो Q और 1 का LCM Q आ गया, तो Q ही आएगा। अब लघुत्तम समापवर्त्य, अर्थात यहाँ पर अगर ये देखें कि ये भिन्न कैसे हल करते हैं, तो जो लघुत्तम समापवर्त्य आता है यानी जो आया Q, इसमें हर का यानी ये जो हर क्या लिखा है Q, तो Q का ही भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 1 बार, यानी कि Q में Q का भाग दिए तो 1 बार जाएगा। अब 1 का गुणा ऊपर क्या लिखा है, अंश यानी P, तो P में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, P ही आएगा यहाँ पर। और इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3Q, कैसे हो जाएगा 3Q, Q में 1 का भाग दिए तो Q आएगा। अब जो आया भागफल
उसमें अंश का गुणा करेंगे यानी 3 का तो 3q हो जाएगा, है ना। ये एक्यूरेट विधि है, पर कुछ विद्यार्थी ऐसे समझ जाते हैं कि p का 1 में गुणा करे तो p यहाँ p कम p लिख दिए और q का 3 में गुणा करे तो 3q लिख दिए। तो इस टाइप से भी समझ लेते हैं, लेकिन सही तरीका ये है ना, जिससे अपन को भिन्न भी हल करते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि ये कैसे आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं कि अब यहाँ क्या बचा हुआ पक्षांतर करने के लिए। यहाँ पक्षांतर करने के लिए 2 बचा हुआ है, तो 2 काय में है, √5 के साथ इनटू में है, गुणा में है। तो गुणा का पक्षांतर होता है तो सेट बटे में यानी भाग में चला जाएगा। तो यहाँ बचा √5 बचा, और ये p माइनस 3q बटे में q पहले से था, और 2 यहाँ चला जाएगा, है ना, क्योंकि 2 बटे में आएगा, ये बटे में आएगा तो 2 यहाँ आ गया। अब इसको देखें, ये √5 क्या है, √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय है। ये तो अपन को दिख ही रही है कि ये संख्या अपरिमेय है। अब ये जो p और q जो है ये कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है ना। तो अब यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे p और q का मान, स्वाभाविक है उनको आपस में जोड़ेंगे, घटाएंगे और फिर भाग देंगे, तो जो संख्या बनेगी वो हमेशा परिमेय संख्या ही बनेगी। यानी पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांकों का आपस में जोड़ने या घटाने या गुणा करने या भाग देने से हमेशा कैसी संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो विद्यार्थी ये वाला भाग तो हमेशा परिमेय संख्या रहेगा, ये वाला भाग परिमेय संख्या रहेगा, ये परिमेय संख्या रहेगा। और ये कैसी संख्या बन गई, अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर होगी क्या, नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो परिकल्पना है ये गलत हो गई। तो परिकल्पना गलत हो गई, तो इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो अभी जो बात आपने समझी है उसी को थोड़ी सा यहाँ व्यवस्थित लिखना है। चलिए हम देख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे चूँकि p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह दोनों, या इसलिए ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं होंगी। आपस में ये 5 दिख रहा है, आपस में कभी बराबर नहीं होंगी। तो बराबर नहीं होंगी तो परिकल्पना हो गई गलत, है ना। तो यहाँ लिखेंगे अतः परिकल्पना कैसी हो गई, गलत। परिकल्पना गलत है। तो जब परिकल्पना गलत है यानी ये परिमेय नहीं है बल्कि अपरिमेय है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे इसलिए 3 धन 2 √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो विद्यार्थी देखा ये सवाल तो उससे भी सरल था। तो अब प्रश्नावली 1.3 के जो और बाकी बचे हुए सवाल हैं, चलिए उनके बारे में भी देख लेते हैं कि इनको कैसे हल करेंगे। आपको सिर्फ 2 विधियों पर ध्यान देना है, एक जो आपका पहला सवाल था और दूसरा ये। तो अब बाकी सब इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, क्योंकि सीखने में आसानी जाएगी जब नोट कॉपी तैयार होगी। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्नावली 1.3 का तीसरा प्रश्न है। इसमें असल में 3 प्रश्न सम्मिलित हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या। पहला 1/√2, दूसरा 7 √5, तीसरा 6 धन √2। तो यह परिमेय संख्या है। अब आप थोड़ी सा जो पहला और दूसरा सवाल बताए जा चुके हैं उन पे गौर कीजिए। तो ये आप देखेंगे कि ये जो दूसरा सवाल किए थे ना, ये दूसरे सवाल से मिलता जुलता है, ये वाला सवाल।
तो उस विधि से आप कर पाएंगे। और ये सवाल आसानी जाएगी जो पहला सवाल किए थे ना उस विधि से हल करने पर। और ये एक प्रकार से ये दूसरे सवाल की मेथड से इसको हल कर सकते हैं, पर हम इसको थोड़ी सा हिंट दिए देते हैं आपको कि इसको कैसे हल करें, है ना। तो चलिए अब ये सवाल हम बता देते हैं। बाकी इसके जो एग्जाम्पल के सवाल हैं और ये दोनों सवाल हैं, हमें उम्मीद है, आशा है और पूरा विश्वास भी है कि आप ज़रूर होमवर्क के तौर पे अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ चलिए देखे लेते हैं इसका दूसरा सवाल जो है ना, ये 7√5 इसको कैसे सिद्ध करेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर हम केवल हिंट देने का प्रयास करेंगे, बाकी आप लोग खुद कीजिएगा। तो स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। हल माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। विधिवत लिखिएगा आप लोग, परिमेय संख्या है। तो इसलिए मान लेंगे कि 7√5 बराबर p/q। और यहाँ पूरा वैसा लिख देंगे कि जहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक हैं तथा q इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा पूरा लिख देंगे। अब यहाँ से आप 7 का पक्षांतर कर दीजिए। तो यहाँ देखिए √5 भर बचा, 7 पक्षांतर इंटू में है तो यहाँ जाकर के इकाई में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, यानी 7q हो जाएगा। अब यहाँ आपको तो कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं, इतने ही में आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे? ये √5 कौन सी संख्या बन गई? अपरिमेय संख्या है। दिख ही रहा है अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर देखें p और q चूँकि धनात्मक पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है और 7 तो परिमेय संख्या है ही। तो हम परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में जान चुके हैं कि दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ें, घटाएं या गुणा करें अथवा भाग दें तो क्या होता है, उनका हल परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो स्पष्ट है कि ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी? परिमेय संख्या। तो इस सेट कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। अब वही बात आई ना कि ये अपरिमेय और ये परिमेय, तो दोनों बराबर कैसे होंगी? नहीं हो सकती। बस आप वही लिखेंगे जैसा आप लिखे थे। कैसे लिखेंगे? चूँकि √5 एक अपरिमेय और p/7q परिमेय संख्या है, अतः यह दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती, इसलिए परिकल्पना गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो विद्यार्थी कैसे रही आज की क्लास? उम्मीद करते हैं आपको विषय वस्तु समझ में आ गई होगी अच्छे से, है ना। आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके ही गागर भरता है और गागर में ही सागर बसता है ना। तो विद्यार्थियों बाकी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और यदि आप चैनल में नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे आपके बीच में जो दूरियां बनाई है ना इस कोरोना महामारी में, इसको अपन चैलेंज लेते हैं बिल्कुल, और किसी की पढ़ाई में कोई नुकसान ना होने देंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।